11th का सिलेबस अलग है, 12th का अलग है, ऊपर से चार चार किताबें हैं, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। कैसे आप सब कुछ कर लोगे? ये छोटे से टाइम में, जो रिमेनिंग टाइम है उसमें नहीं कर सकते ना। इस टाइम तो अब आपको ऐसी कोई चीज, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि बहुत सारे बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो ये जज नहीं कर पाते कि सर इतना सारा है, मैं क्या तो पढ़ूं क्या छोड़ूं। बस उसी काम के लिए मैं आया हूं। ये मान लीजिए कि क्या तुम्हें पढ़ना है अब और क्या तुम्हें अभी ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम ध्यान देना है, वही बताने आया हूं। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा कुछ चल रहा होगा बेटा। अब तो काफी हद तक क्वेश्चंस आप तक पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी है। ये ध्यान रखना, फालतू की चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। एक्सेस क्वांटिटी में पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। बहुत ज्यादा मटेरियल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, काम का पढ़ने से सिलेक्शन होता है। आप दिन भर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब देखो, सोचो दिमाग से। एक तो हम दिन भर पढ़ रहे हैं, फालतू की चीजें पढ़ रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, इररिलेवेंट चीजें हैं जिसका नीट से कोई मतलब नहीं है, उनको पढ़ रहे हैं। और एक हम काम की चीजें पढ़ रहे हैं, तो फिर अपने को कितना बेनिफिट हो सकता है अगर हम काम की चीजें जो जो सिलेबस में अपने डिफाइन है उन चीजों को, या फिर काम के एग्जाम्पल्स को, काम के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स को अगर पढ़ेंगे तो वो चीजें बार बार रिवाइज हो जाएंगी। कम टाइम है, कम टाइम में फालतू की चीजें पढ़ने से तो नुकसान ही नुकसान होने वाला है। इसलिए बहुत ही सही तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान करते हुए पढ़ना है। आप दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ना है, खूब पढ़ना है, जम के पढ़ना है। अब एक और चैप्टर लेके आया हूं मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सब जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तो कई कई बार तो 4-4, 5-5 सवाल एक ही पेपर में आ गए नीट में। अरे मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं नीट की बात कर रहा हूं। उठा के देख लेना प्रीवियस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन। पूरी इनऑर्गेनिक साइड में से देखें तो अकेले एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कम 5 सवाल, 4 सवाल, 3 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। इतना बड़ा और खतरनाक चैप्टर है। अब सोचो आप, 5 क्वेश्चन जिसके अंदर से आए हैं, 4-4 क्वेश्चन जिसके अंदर से आ रहे हैं, उस चैप्टर को कैसे अपन हल्के में ले लें। बहुत हिसाब से चलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो काम का नहीं होता है, रिलेवेंट नहीं होता, और उसका नतीजा ये निकलता है कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन, कोई लल्लू सा छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, वो हमको आता नहीं है। फालतू की चीजें तो दुनिया भर की आती है, लेकिन वो जो क्वेश्चन आया ना, वो हमको नहीं आता। लो, सब मटिया मेट हो गया, सारी मेहनत बर्बाद हो गई, जितना भी टाइम खराब किया था इस चैप्टर में आपने, पूरा किल हो गया। हिसाब से पढ़ना है, बहुत तरीके से पढ़ना है। अब मैं आपको पूरी थ्योरी नहीं समझाऊंगा, मैं बहुत शॉर्ट में आपको थ्योरी यानी कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेवेंट जो थ्योरी है उसको ही डिस्कस करूंगा। फालतू चीजों से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, आप घबराओ मत। लेकिन बेटा अब हमारे पास देखो, ये एग्जाम का जब टाइम आता है ना, साल भर तो हम दुनिया भर की चीजें पढ़ लेते हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब एग्जाम का टाइम नजदीक हो, तो 3 महीना बचा हो, अब ऐसे अपन फालतू की चीजें पढ़ेंगे। आप खुद सोचो, पहली बात तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना कैसे कर लोगे? 11th का सिलेबस अलग है, 12th का अलग है, ऊपर से चार चार किताबें हैं, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। कैसे आप सब कुछ कर लोगे? ये छोटे से टाइम में, जो रिमेनिंग टाइम है उसमें नहीं कर सकते ना। इस टाइम तो अब आपको ऐसी कोई चीज, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि बहुत सारे बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो ये जज नहीं कर पाते कि सर इतना सारा है, मैं क्या तो पढ़ूं क्या छोड़ूं। बस उसी काम के लिए मैं आया हूं। ये मान लीजिए कि क्या तुम्हें पढ़ना है अब और क्या तुम्हें अभी ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम ध्यान देना है, वही बताने आया हूं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऊपर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइडेंटेट लिगेंड? देखो, डेंटिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है सेंट्रल मेटल को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना सकता है, ये उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। अगर कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसा आयन है, या कोई भी ऐसी स्पीशीज है जो सेंट्रल मेटल को एक बार में उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर एक लोन पेयर ही दे सकती है, तो वो मोनोडेंटेट हो गया। 2 पेयर दे सकता है तो वो बाइडेंटेट हो गया।
3 पेयर दे सकता है, तो ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट तक आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। वो सारे एग्जाम्पल लर्न कर लो, अच्छी बात है, काम आते हैं, वो तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, आप एक बार देखोगे याद हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि आपको यह ध्यान रखना है कि किसके अंदर डेंटिसिटी कितनी है। कोई मोनोडेंटेट है, कोई बाइडेंटेट है, कोई ट्राइडेंटेट है। अब इसी को बेस बना के क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसा कि ये पूछ लिया, देख लो, ये कह रहा है कि मुझे तो बस इनमें से वो बताओ जो ट्राइडेंटेट है। अब आपको अगर ये पता होगा कि ट्राइडेंटेट का मतलब क्या है, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल है, तभी तो आप कर पाओगे ना इस सवाल को। तो गौर से देखो, कई बार वो नाम दे देते हैं। अब काम की बात सुनो, क्वेश्चन तो बहुत करे हैं, लेकिन अब सोचो, कई बार तो वो नाम दे देते हैं, कई बार वो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म भी दे देते हैं, डाई ई एन। आपको पूरा नाम नहीं दे, डाई ई एन लिखा मिल जाए तो भी समझ जाने ये क्या है, ऐसे भी याद रखना है। यूं नहीं कि पूरा नाम तो याद है, स्ट्रक्चर देख के तो बता सकते और ऐसे नहीं बता सकते, तो फिर बर्बाद हो जाएंगे वहां। तो वहां कौन सा कोई जरूरी है कि स्ट्रक्चर दे आपको। डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, ये होता है डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। देखो ये हो गया एक अमाइन, ये लग गया, एक अमाइन ये लग गया, एक अमाइन ये लग गया। अब देखो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो 3-3 जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल हो गया। इधर एजाइडो ये मोनोडेंटेट होता है, ग्लाइसिनेटो ये बाइडेंटेट होता है, डाइपिरिडीन ये बाइडेंटेट होता है। मुझे ट्राइडेंटेट पूछा था तो ट्राइडेंटेट बता दिया, मेरा पहला सवाल क्लियर हो गया, पहला आंसर टिक करना है। बहुत इजी है बेटा, बस ध्यान। अब देखो कितना कुछ है, मैं सीधा यहां पे आ गया, बहुत है ना इस चैप्टर में तो, लेकिन मैं उनको नहीं लूंगा काम में, मैं उन्हीं को लूंगा जो मुझे लग रहा है कि इस बार आने वाले हैं, इस बार आने के चांस बन रहे। पूरा ले लूंगा तो फिर क्या मतलब, फिर तो क्लास में ही पढ़ाएंगे ना, क्लास ही पढ़ा दिया फिर तो, इतना टाइम कहां है जो इस टाइम। अगला सवाल पहला खत्म कर रहा हूं, मैं हटा रहा हूं यहां से। ये कह रहा है कि मैच करो, कर देंगे भैया। ओ माय गॉड, एक तरफ तो टाइप ऑफ लिगेंड लिखे और एक तरफ एग्जांपल ऑफ लिगेंड लिखे, आपको मैच करना है भैया। है क्या फ्लेक्सीडेंटेट, पहला है फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी शो करे, डेंटिसिटी शो करते टाइम। मतलब ऐसा कोई लिगेंड जो मोनोडेंटेट का भी काम कर जाए, बाइडेंटेट का भी काम कर जाए, मतलब जिसमें एक से ज्यादा डेंटिसिटी दिखाने की एबिलिटी हो, वो होता है फ्लेक्सीडेंटेट। SO3-2 को गौर से देखो, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, बिल्कुल याद रखो उनको, मना नहीं कर, लेकिन मैं तो क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं, इस तरह से सवाल आएगा, आ सकता है, चांस बन रहा है, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेट में ऐसे लिगेंड को ढूंढना है जिसमें 2 साइड तो कम से कम हो ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। समझ में आ रहा है, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन 2 तो। अब देखो ये SO3-2 है, अब O के ऊपर 2 बार माइनस आएगा, 2 O के ऊपर माइनस आएगा, एक बार में एक O से भी इलेक्ट्रॉन दिया सकता है, एक बार में दोनों O भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है। मतलब ये मोनोडेंटेट का भी काम कर जाएगा, बाइडेंटेट का भी काम कर जाएगा। इट मींस दिस इज ए एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। दूसरा है एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट का क्या मतलब, एम्बीडेंटेट का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट हो, काम में एक बार में एक ही, एट ए टाइम एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, लेकिन साइट उसके अंदर 2 हो, तो वो एम्बीडेंटेट कहलाती है। इसको देखिए OCN माइनस में O भी डेंटिसिटी दिखा सकता है और N भी, क्योंकि N के पास भी पेयर होता है। दिस इज द एम्बीडेंटेट। मैं देखो थोड़ी थोड़ी सी आपको उसकी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं और एग्जांपल दिखा रहा हूं। अब है यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट का मतलब जिसके पास एक ही पेयर हो, मतलब जो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सके, ये यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट का एग्जांपल बन सकता है। आराम से ले लो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात समझ में आ रही। इसके बाद है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में अब वो आएगा जिसके अंदर 2 डेंटिसिटी दिखाने की पावर हो, यानी कि जो 2 जगह से जुड़ सके, ये बाइडेंटेट आ गया। समझ में आ रहा है, ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने आपको। अब देखो इसको भी बाइडेंटेट कह सकते हो आप, ये भी बाइडेंटेट। क्यों, क्योंकि वो मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट दोनों काम करता है। मतलब जो जो चीजें लेफ्ट में है और राइट वालों से मैच हो रही है, एक चीज अगर 2 से 3 से भी मैच हो रही है तो सबसे मैच करके दिखाना है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि एक को एक से मैच करके आ जाओ, मैचिंग करनी है। जो जो दिख रहा है सेम सेम वो सब मैच करना है आपको। अब यूनिडेंटेट है ना, यूनिडेंटेट, तो देखो ये यूनिडेंटेट का भी काम कर सकता है, ये वाला OCN माइनस कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता।
अरे क्यों नहीं कर सकता भाई, एम्बीडेंट है ना। एम्बीडेंटेट का मतलब क्या है, जो एक बार में एक पेयर दे, तो ये मोनोडेंटेट में भी आ जाएगा, यानी कि यूनिडेंटेट में। आप इससे भी इसको मैच कर सकते हो। तो ऑप्शन देखना, बात ये नहीं है, आप ये देखना कि ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, पहले को किस किस से मैच किया गया, तो उनको चेक करो कि ये वास्तव में सही है क्या। पता लगा पहले को दूसरे तीसरे चौथे से मैच कर दिया, दूसरे को तीसरे दूसरे से मैच कर दिया, तीसरे को पहले चौथे से मैच कर दिया, तो वो देखो तो सही है। आप कोई ये मत सोचना कि एक को एक से मैच करके निकल के आ गए, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में। और हो सकता है वो एक को एक से ही मैच करके दिखाए, ये भी कर सकता है वो। तो वो दोनों चीजें पॉसिबल है। जो जो चीजें लेफ्ट वाली राइट वालों से मैच कर रही है, सबसे मैच करनी है, ये आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का तरीका ये है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला सवाल, अब एक और चीज देखिए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज द एग्जांपल ऑफ नॉन क्लासिकल पाई एसिड पाई एक्सेप्टर सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड? ये सारे एक ही नाम है। आपको वो पाई एसिड बोल सकता है, नॉन क्लासिकल लिगेंड बोल सकता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोल सकता है, पाई सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है इनमें से। मैंने इसलिए सारे नाम लिख दिए, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना भाई। विच कैन फॉर्म बैक बॉन्ड और सिनर्जिक बॉन्ड, जो कि बैक बॉन्ड और सिनर्जिक बॉन्ड बना सके। एक्चुअली क्या होता है, कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जैसे कि सीओ है ना, तो सी क्या करता है कि मेटल को, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन का पेयर दे देता है और उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेंट्रल मेटल पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है। तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ओवरकम करने के लिए, यानी कि उसको क्रॉस बैलेंस करने के लिए क्या करता है कि सेंट्रल मेटल अपनी तरफ से भी इसको बैक बॉन्ड देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है। तो अपोजिट साइड से जब बैक बॉन्डिंग होती है, पिछली साइड से जब बॉन्डिंग होती है, तो उसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं। और वो जो दूसरा बॉन्ड बनता है, पहला तो सिग्मा बन गया जो कि लिगेंड से मेटल की तरफ बना, और लिगेंड से मेटल की तरफ जो सिग्मा बना, उसके बाद मेटल से जो लिगेंड की तरफ बनेगा उसी टाइम पे, उसको कहेंगे पाई बॉन्ड। तो इसीलिए कह रहा है कि सिग्मा तो डोनर, यानी कि देते टाइम तो सिग्मा बना, पाई एक्सेप्टर और लेते टाइम पाई बना, इसलिए इसको नाम दे दिया सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अब इसको पाई एसिड क्यों बोला, क्योंकि ये देने के साथ साथ, वैसे तो लिगेंड बेस होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, बेस, लुईस के बेस होते हैं, लेकिन ये तो ले भी रहा है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है, अपोजिट साइड में वापस ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये एसिड का भी काम कर रहा है, इसलिए इसको पाई एसिड लिगेंड भी कह दिया, पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी कह दिया। तो ध्यान रखें, सीओ भी ऐसा ही है, एनओ प्लस भी ऐसा ही, सीएन माइनस भी ऐसे ही, चारों ऐसे ही है, ये चारों ये काम कर सकते हैं। बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग में घुस के ज्यादा उसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग का डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला, ना ही उसको डिस्क्राइब कराने वाला है। पता लगा, मैंने देखा है ना कई बार, बच्चा बावला की तरह लगा हुआ है, उसमें क्या होता है सिनर्जिक बॉन्ड, और देख रहा है इधर से उधर से। अरे क्या जरूरत क्या पड़ रही है, कौन पूछ रहा है तुमसे बैक बॉन्डिंग का पूरा डिजाइन, पूरा डायग्राम कौन तुमसे बनवाने जा रहा है वहां? आपको बस पता होना चाहिए ना उसका कॉन्सेप्ट, कि आखिर होना क्या है, होता क्या है, खत्म बात, उससे काम चल जाता है। तो जिससे काम चल जाए तो उससे काम चलाओ ना, क्यों एक्सेस में चीजों को अपने दिमाग में डाल रहे हो? अरे दिमाग भी तो एक मेमोरी कार्ड ही है, अनाप शनाप चीजों से भर लोगे तो फिर मेमोरी फुल हो जाएगी, काम की चीजें रही नहीं पाएगी, आ ही नहीं पाएगी इसके अंदर। और कहते हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, कहां से होगा? क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहे, नंबर नहीं आ रहे, नंबर कहां से होंगे? अनाप शनाप चीजें से, फालतू की चीजों से दिमाग को ठूस रखा है तुमने, भर रखा है पूरी तरह से। अगला सवाल, Which of the following is the example of पाई डोनर पाई एक्सेप्टर? अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये देते टाइम भी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देता है और लेते टाइम भी पाई बॉन्ड ही बनाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं आपको लिगेंड्स के जिनमें दोनों प्रोबेबिलिटी हो, जो देते टाइम पाई डोनर की तरह और लेते टाइम पाई एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। ऐसे लिगेंड आप साफ साफ पहचान लोगे आराम से, उनमें पाई बॉन्ड दिखेगा आपको। आप देखो इथाइलिन पाई बॉन्ड है, बेंजीन में पाई बॉन्ड है, ये देखो C5H साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक, इसमें भी पाई बॉन्ड होता है। आप इन तीनों को एग्जाम्पल ले सकते हो, तीनों इसके एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आगे, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ FeCO होल 5? FeCO होल 5 ये क्या चीज है भैया, ये क्या है, क्या ये? अरे बड़े ब्रैकेट में लिखा है, बस बड़ा ब्रैकेट देखते समझ जाना, दिस इज एन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
अब मैं इसका नाम बाद में लिखूंगा, पहले समझा देता हूं छोटी मोटी चीजें। कोऑर्डिनेशन नंबर को लिगेंसी भी कहते हैं। लुईस बेस होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑन सी। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर की बहुत सारी डेफिनेशन आप जानते होंगे, बिल्कुल कई तरीके से डेफिनेशन बताई जाती है। मैं आपको शॉर्ट में सिंपल सा बता रहा हूं, उस तरीके से भी याद रखो। सेंट्रल मेटल के ऊपर जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोई सेंट्रल मेटल है, उस पर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 है। किसी सेंट्रल एटम पे 6 बॉन्ड बन रहे हैं कोऑर्डिनेशन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो वो 6 हो गया उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। आप तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट कर लिया करो, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता देगा। ओके बेटा, चालू आगे। अगला देखो, अगला देखो, मोनोवेलेंट कैटायन। मोनोवेलेंट कैटायन पे ज्यादातर 2 और 4 ही मिलेगी आपको। अब ये देखो ऐसे पूछ सकता है कि भाई मोनोवेलेंट कैटायन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी हो सकती है, तो आप बोलने भाई 2 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। आप देखो Ag प्लस की 2 होती है, Cu प्लस 1 की 4 होती है। अभी देखो फालतू लिखी है मैंने तो बिना बात टाइम खराब किया, आपने सब लिख रखी होगी, सबके नोट्स में लिखी है, तो मैंने लिख दिया बस। मुझे लगा कि मेरे को बता देना चाहिए क्योंकि हो सकता है इनमें से क्वेश्चन बने इस बार, तो इसलिए मैंने लिख दिया। बाइवेलेंट कैटायन ये 4 और 6 दोनों तरह के दिखा सकते हैं। ये 4 वाले एग्जाम्पल है, ये 6 वाले एग्जाम्पल है। देख लेना, इनको याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत इजीली याद हो जाते हैं। ट्राईवेलेंट और टेट्रावेलेंट ये अलग ही दिखेंगे आपको, बिल्कुल। ट्राईवेलेंट 2 है, देखो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, कहीं भी 2 3 वैलेंसी वाले और 4 वैलेंसी वाले नहीं है, तो 3 और 4 वैलेंसी वालों की हमेशा आपको 6 माननी, खत्म, ऐसे ही याद हो जाएगा। तो देखो सिंगल वैलेंसी वाले मोनोवैलेंटिक 2 और 4, बाईवैलेंटिक में थोड़ा सा आपको लपड़ा होगा, उसमें 4 और 6 दोनों होती है। कई के तो ऐसे भी हैं जिनमें 2 भी 4 भी दिखाते हैं और 6 भी दिखाते हैं, मतलब वो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं। और 3 वाले और 4 ऑक्सीडेशन नंबर वाले हमेशा 6 दिखेंगे। देखो ये आराम से आप कर सकते हो याद, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको याद करने में, याद कर लेना। लेकिन फालतू होता तो मैं नहीं लाता, जरूरत था इसलिए ले आया बस। अब आप खुद ही देख लो, नोमेनक्लेचर तक जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, जब भी हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, स्कूल में कि कोचिंग में कि किसी ट्यूशन पे किसी भी सिस्टम में, तो क्लास में IUPAC नेमिंग तक पहुंचने में बेटा 2 दिन लग जाते हैं, 4-5 घंटे लग जाते हैं। मैंने आपको आधे घंटे में करा दिया। मतलब मैं आपको सिर्फ वही चीजें बता रहा हूं जो जरूरी है, फालतू की चीजें तो बहुत सारी आपके पास हैं, आप उनको रखिए और पढ़िए, कोई मना नहीं। IUPAC नेमिंग, अब IUPAC नेमिंग में आपको सीधा सा फंडा याद रखना है। देखो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, 4 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ब्रैकेट आगे की तरफ और पीछे कोई आयन लिखा हुआ हो, कोई भी सल्फेट क्लोराइड जो भी है। आगे अगर ब्रैकेट बना हुआ है, पीछे कुछ लिखा हुआ है, तब तो ये हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। आगे कुछ लिखा हुआ है, पीछे बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है, तो ये हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स। समझना बात को, इधर भी ब्रैकेट बना हुआ है, इधर भी ब्रैकेट बना हुआ है, यानी इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, तो फिर ये हो गया कॉम्प्लेक्स। कौन सा, जिसमें कैटायनिक ही तो कॉम्प्लेक्स हो गया, एनायनिक भी कॉम्प्लेक्स, यानी कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें तो कैटायन कॉम्प्लेक्स है, निगेटिव पार्ट ब्रैकेट के बाहर। इसमें एनायन कॉम्प्लेक्स है और पॉजिटिव पार्ट ब्रैकेट के बाहर। और इसमें पॉजिटिव भी कॉम्प्लेक्स में है और निगेटिव भी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्सिव, जो बड़े ब्रैकेट में शो किया जाता है। और कुछ ऐसे भी दिखेंगे आपको जिनमें एक ही ब्रैकेट होता है, ना इधर कुछ लिखा होता है ना इधर कुछ लिखा होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को कैसे पहचानोगे, आगे लिखा होगा बड़ा ब्रैकेट। एनायनिक कॉम्प्लेक्स को कैसे पहचानोगे, पीछे की तरफ बड़ा ब्रैकेट होगा। और कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स को कैसे पहचानोगे, जिसमें 2 बड़े ब्रैकेट होंगे। न्यूट्रल को कैसे पहचानोगे, जिसमें एक ही बड़ा ब्रैकेट होगा और कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब वो न्यूट्रल होगा, 0। इस तरह से 4 कंपाउंड होते हैं। अब मैं आपको IUPAC नेमिंग में बता दूं कि आपको अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स मिल जाए और उसकी नेमिंग करनी है, बताओ क्या बोला, एनायनिक का मतलब कौन सा लिगेंड मिलना चाहिए, कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलना चाहिए। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि आगे तो कैटायनिक पार्ट हो और पीछे बड़ा ब्रैकेट हो, जैसे K4FeCN6 है ना, K4F
NaCN6। तो देखो ये तो बड़ा ब्रैकेट हो गया, तो इस पे तो माइनस आएगा, और ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स की नेमिंग तो करेंगे ऐसे। मैंने 2-4 एग्जाम्पल भी दिए, वैसे तो 1000 एग्जाम्पल हैं, कर लेना आप, उनको कौन मना कर रहा है। मुझे ये 4 अच्छे लगे, मैंने लिख दिया, बात खत्म। मुझे लगता है कि आएगा तो इनमें से आएगा, सीधी सी बात है। आप खूब करो, मुझे कोई मना नहीं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उनको मत छोड़ना। मैं तो ये कह रहा हूं आगे बढ़ो। कैसे करना है, कुछ मत करना, आपको क्या करना है भाई, कैटायनिक कोई कॉम्प्लेक्स मिलेगा, सॉरी एनायनिक कोई कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा ना, तो आप ऐसे करना, सबसे पहले तो इस वाले का नाम लिखना, मतलब जैसे के है ना, तो पोटेशियम, 4 हिस्से टेट्रा पोटेशियम लिख दूं, नहीं, ये 4 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 1 हो, आपको सिर्फ पोटेशियम ही लिखना है, कोई भी न्यूमेरल प्रीफिक्स नहीं लगाओगे आप, नंबर्स को शो करने वाला प्रीफिक्स नहीं लगाना, जितने भी हो एक ही बार उसको पोटेशियम लिखेंगे, बस पोटेशियम। दो मान लो यहाँ Na2 होता सोडियम, तो फिर मैं सोडियम लिखता, Na2 को सोडियम, डाई सोडियम नहीं लिखना, पोटेशियम को पोटेशियम लिखना है, Na2 है तो सोडियम लिखना है, जितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही नाम लिखना है, कोई न्यूमेरल प्रीफिक्स नहीं लगाना। ये तो सबसे आगे का काम। अब इसका नाम लिखे, इसका नाम कैसे लिखना, सबसे पहले तो आप देखना इसमें लिगेंड कौन कौन से हैं, जो लिगेंड इसमें अंदर दे रखे, लिगेंड तो पहचान लोगे ना, जैसे लिगेंड का मतलब जैसे FeCN6 है, तो लिगेंड का मतलब है सेंट्रल मेटल के साथ जो छोटे ब्रैकेट में जुड़े रहते हैं ना, ये चिपके रहते हैं ऐसे छोटे ब्रैकेट के साथ, सेंट्रल मेटल आयन से जो चिपके रहते हैं वो है लिगेंड, ये लिगेंड है। इनका नाम सबसे पहले लिखना, अगर ये एक ही तरीके का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिफरेंट टाइप के तो अंग्रेजी के हिसाब से लिखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखना, अरे सुन रहे हो ना, फिर सेंट्रल मेटल का नाम, अब इसका नाम आएगा, पहले लिगेंड्स का अकॉर्डिंग टू एबीओ, फिर सेंट्रल एटम का नाम लिखना है, और फिर उसके पीछे ATE लगाना है, ATE जान गए, किसी भी एनायन का नाम जब लिखते हैं ATE लगता है, समझ में आ रहा है, एनायनिक लिगेंड का नाम लिखते हैं तो मेटल के नाम के साथ ATE लगाना पड़ता है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना इसका, सेंट्रल मेटल आयन या एटम जो भी है उसका, और रोमन नंबर में लिखना, जैसे उसका सेंट्रल मेटल के ऊपर 2 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो सेकंड ऐसे, 2 ऐसे लिखना, रोमन नंबर 3 आ रहा है तो 3 ऐसे लिखना, रोमन नंबर में लिखना। रोमन तो जानते हो ना, रोमन ऐसे ऐसे मत लिखना, ऐसे मत लिखना, ये सही नहीं माना जाएगा यूपीएससी के अकॉर्डिंग। चलो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे मुझे मान लो इसका नाम लिखना है, एक को समझ लो या 2 को समझ लो, काम बन जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, पहचानो ये लिगेंड, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है। सर बड़ा ब्रैकेट तो पीछे की तरफ है, कैटायन आगे लिखा है, बड़ा ब्रैकेट पीछे, तो बड़े ब्रैकेट पे क्या चार्ज आएगा, बड़े ब्रैकेट पे तो माइनस आएगा क्योंकि सोडियम पे आएगा प्लस, तो इसका मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, समझ में आ रही, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो ये जो आगे लिखा है ना सोडियम, इसको लिखूंगा मैं सोडियम, वैसे इसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड भी कहते हैं, दिस इज द कॉमन नेम। कई बार कॉमन नेम से भी पूछ लेता है, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, आगे जाग आ गए, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं है था, हमको ये पता नहीं है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या है, फिर क्या करोगे, इसलिए इनका नाम कॉमन नाम भी याद रखना, कम से कम इन 4 का तो। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का नाम लिखना है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो, उनकी सबकी प्रैक्टिस करो, कोई आएगा तो इन जैसे से ही आएगा, इनमें से आ गया तो अच्छी बात है, इनमें से नहीं आया तो ऐसा ही कुछ आएगा तो जैसे यहां कर रहे हो वैसे उनका नाम बना लेना, कोई सी दिक्कत, कौन सी दिक्कत आ रही है यहाँ। अब देखो मैंने सोडियम लिखा, अब देखो 2 सोडियम थे फिर भी मैंने सोडियम लिखा, डाई सोडियम मत लगा देना। अब अंदर वालों का नाम लिखना है, देखो तो मैंने क्या बोला, पहले नेम ऑफ पहले नेम ऑफ लिगेंड्स। अब लिगेंड भी बेटा मेरे पास तो 2 हैं, 2 CN भी है, NO भी है ना, तो भैया CN और NO में से पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, साइनो, CN साइनो, तो C पहले आया ना, तो पहले तो लिखूंगा मैं पेंटासाइनो, क्योंकि 5 थे CN, इनके नाम के आगे न्यूमेरल प्रीफिक्स लगाओगे आप, इसके नाम के आगे नहीं लगाना। आयोनाइजेशन स्फीयर में जो है उनके नाम में न्यूमेरल प्रीफिक्स नहीं लगाते,
कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो है यानी बड़े ब्रैकेट में जो लिखे हैं उनके साथ आपको न्यूमेरल प्रीफिक्स लगाने हैं इफ नंबर 2 और 2 से ज्यादा है तो। सोडियम ये हो गया, पेंटासाइनो ये हो गया, नाइट्रोसोनियम कहते हैं इसे, NO प्लस है ही एक तरीके से, Fe के साथ NO+1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये मैंने पीछे भी बताया था एक जगह, नाइट्रोसोनियम। और अब लिखना 8 लगा के सेंट्रल मेटल का नाम, Fe आयरन, फेरम, फेरम के साथ लगाया 8 तो बन गया फेरेट, और पीछे लिखना उसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो निकालो, NO पे +1 है, CN पे -1 होता है, 5 CN पे -5 हो जाएगा, तो -5 + 1 -4 तो ये बच गया, इसमें से 2 और सोडियम के गए, सोडियम भी तो +1 होता है, तो क्या बचा -3, इधर आके वो +3 हो जाएगा, क्योंकि आप Fe का ऑक्सीडेशन निकाल रहे हो तो =2 में जाके इक्वल के दूसरी साइड जाएगा राइट साइड में, तो Fe के ऊपर चार्ज +3 आएगा, इसीलिए हमने यहाँ +3 नहीं +2 आएगा, सॉरी +2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि NO+1 है, तो एक तो ये गया, अब 4 रह गए, 4 में से 2 गए तो 2 ही तो आएगा यार, क्या यार तुम भी क्या कर रहे हो, तो एक तो NO का गया, 2 Na के गया, तो कुल मिला के Fe के ऊपर केवल 2 चार्ज रहा, उसको यहां लिख देंगे सेकंड बना के, रोमन नंबर में लिख देंगे, बात खत्म। चलो एक और नाम बनाते हैं K4FeCN6 का, इसका भी नाम बनाते। सबसे पहला काम K4 पोटेशियम, फिर फेरो साइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, IUPAC ने पोटेशियम सबसे पहले मैंने आगे वाले का नाम लिख दिया, फिर 6 CN है हेक्सासाइनो, फिर अब मुझे कोड इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, तो CN का तो -6 हो गया, 4 इसमें से माइनस गए, तो कुल मिला के 2 बचा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया, ये लिख दिया फेरेट 2। नेस्लर रिएजेंट K2HgI4, पोटेशियम टेट्रा आयोडो, देखो टेट्रा आयोडो, मर्क्यूरेट, Hg को मर्क्यूरेट सेकंड, इसको कहते हैं प्रसियन ब्लू, फेरी फेरोसाइनाइड भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसका नाम देखो आयरन, देखो अब इसमें एक नई चीज आई है, इस वाले आयरन का भी नाम लिख के मैंने यहां नंबर दिया है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, तो ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन में अगर दे रखा हो तो फिर सही कर देना, इसको गलत नहीं माना जाएगा, ये आयरन लिखने के साथ उसका आप नंबर भी दे सकते हो, क्योंकि ये जो 3 है ना, ये 3 इसके साथ लगा दिया मैंने, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया कि भाई इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसलिए यहां भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आयरन 3, फिर हेक्सासाइनोफेरेट, अब फेरेट का आ गया 2, सो इजी, समझ में आ रही मेरी बात। अब आइए नेमिंग ऑफ कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब कैटायनिक का मतलब क्या हुआ, मतलब कॉम्प्लेक्स नाम कंपाउंड में बड़ा ब्रैकेट आगे की तरफ आएगा, आगे बड़ा ब्रैकेट आएगा और पीछे एनायन आएगा, एनायन, तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हो गया आयनिक स्फीयर, तो इस पे क्या बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है तो ऐसे करो। इसके अलावा अगर कोई न्यूट्रल आ जाए जिसपे कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है, तो भी आप इसी तरीके से करेंगे। सुन लो कैसे करनी। नेमिंग ऑफ कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले वही तरीका, नेम ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब ध्यान रखना कैटायनिक में और न्यूट्रल में जो सेंट्रल मेटल है ना उसका नाम इस तरह से लिखना है, जैसे आयरन है तो Fe है तो आयरन, C है तो कॉपर, क्योंकि 8 नहीं लगेगा, इस वाले में तो 8 लगाया था पीछे, इसमें 8 नहीं लगाना है। Cu का कॉपर, Ag का सिल्वर, Au का गोल्ड, Sn का टिन, Pb का लेड, ऐसे लगाना है आपको। फिर इसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, वही रोमन नंबर। अब देखो अगला एग्जांपल देखो, FeH2O5NOSO4, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। प्रैक्टिकल होता है ना एक, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में उसमें ब्राउन कलर की रिंग बनती है, वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स यही है। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ लेना वो भी कोर्स में, समझ गए। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स है,
जितनी भी मेथड्स हैं एक्सट्रैक्शन के, वो कुछ चीजें ऐसी हैं ऑर्गेनिक के ग्रुप्स की जो टेस्टिंग है, वो NH2 ग्रुप की, फिनोलिक ग्रुप की, नाइट्रो ग्रुप की, ये सब पढ़नी है आपको। एसिड बेस रेडिकल, जेल्डोल मेथड, कैरियस मेथड, ये क्या करोगे इनका, ड्यूमा मेथड, ये आते हैं सवाल इनके, पहले भी आते थे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आते, पहले भी सिलेबस में था। अब क्या थोड़ा फोकस डाल दिया इसके ऊपर, अलग से सिलेबस में और दिखने लग गया कि अब ये भी करना है, जोड़ दिया भाई, सब नया जोड़ दिया, नया कुछ नहीं है, वही चीजें जो पहले थी वो आगे वापस यूं क्यों करनी है अपने को तैयार। ठीक है, तो देखो ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना, अब मैं कैसे लिखूंगा, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, आयरन पे तो फर्स्ट आएगी, सेकंड किसने लिख रखी है भैया, फर्स्ट, आयरन फर्स्ट। देखो NO पे प्लस हो गया, SO4 पे -2 हो गया, H2O 0 होता है तो Fe पे +1 आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भैया, ध्यान रखना, Fe पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देती है। देख लो आप, Fe +1 दिख रहा है, आपने Fe +2 और +3 तो देखा है, अब यहाँ Fe +3 देख लो ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर। याद कर लोगे बेटी, कर लोगे। अगला देखो, CONH3 टेट्रा अमाइन, बेटा ओ बेटा, ये भी ध्यान रखना, इसके चक्कर में फंस गए कई बार बच्चे। ये सवाल आया था, AMINE, एमाइन नहीं है ये, AMMINE, एमाइन है, एमाइन, AMMINE, गलती मत कर देना, फोकस रख रहा हूं इस पे मैं। टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट, NH3 का 0, SO4 का 2, इसलिए Cu की +2 बन गई। FeCO5 पेंटा कार्बोनाइल आयरन, और 0 आ गया चार्ज। क्यों आ गया 0, तो आना है तो न्यूट्रल है, CO 0 होता है, याद कर लोगे। अब कुछ अदर एग्जाम्पल जो आपको अच्छे से देखने हैं, देखो ये जो मैंने लिख दिए वो करने हैं बेटा। देखो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, ये 3-3, 4-4 एग्जाम्पल मैं क्यों लिख रहा हूं, इसका रीजन, मान लो सवाल ऐसे आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब वहां 4 नाम एक साथ यूज करेगा, 4 कॉम्प्लेक्स देगा, चारों के साथ 4 उनके IUPAC नेम लिखेगा, फिर आपको सेलेक्ट करना है कि सही कौन सा गलत कौन सा। इसलिए ऐसे 2-4 एग्जाम्पल मुझे बढ़ा के देने पड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखने। कोई जरूरी नहीं है कि यूं का यूं पूछ ले, हाँ, लेकिन इनमें से ही पूछे जाने के चांस हैं, या इसी टाइप के पूछे जाने के चांस हैं। अब देखो इसको देखो, PTNH3 PTCl4, देखो ये कौन सा ले लिया मैंने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया, इसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्सिव है, एनायन भी कॉम्प्लेक्सिव है, दोनों हिस्से +- के हैं। देखो दोनों ही बड़े ब्रैकेट लगा दिए मैंने। अब पहले मैं इसको लिखूंगा, देखो कैसे नाम लिखूंगा, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम सेकंड, फिर ये आ गया टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट। अब देखो इसके नाम में तो 8 लगा दिया क्योंकि ये तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और इसके नाम में 8 नहीं लगाया क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने बोला टेट्रा अमाइन प्लेटिनम सेकंड, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर चार्ज बन रहा है +2, इसके ऊपर चार्ज बन रहा है -2, इसलिए यहां पे PT +2 हो जाएगा और यहां PT -2 बन जाएगा, मतलब सॉरी PT +2 बनेगा यहां भी। देखो क्योंकि ये -2 आ गया, समझना, ये -2 आ गया और ये Cl -4 होगा, तो फाइनली PT के ऊपर +2 आ जाएगा ना। ये तो -4 और ये -2, अरे समझ रहे हो, ये तो हो गया +2, ये हो गया -2। मैं ये कह रहा हूं NH3 तो 0 होता है, इसलिए PT का चार्ज ये +2 यूं का यूं हो गया। अब यहां देखो, मैं इस टुकड़े को यहां लाता हूं, PTCl4 ब्रैकेट -2, तो कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, PT -4 इक्वल्स टू -2, तो PT इक्वल्स टू +2। इसलिए कह रहा हूं कि इस पे +2 होता है, इस पे -2 होता है, इसके ऊपर +2 होने की वजह से PT पे +2 आ जाता है, इसके ऊपर -2 होने की वजह से PT पे +2 आ जाता है। इसलिए इधर प्लेटिनम पे भी मैंने 2 लगाया, इधर प्लेटिनेट लिख के भी मैंने 2 लगाया। अब ध्यान रखना इस चीज को, समझ गए कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, सब आता है, तुम्हें घबराओ मत, ठीक है। खूब पढ़े हो, साल भर क्या किया है फिर आप लोगों ने, क्या किया आपने अपनी क्लासेस के अंदर, ये बताए होंगे ना सब आप। तो मैं यहाँ कोई कॉन्सेप्ट समझाने थोड़ी है, मैं तो आपको बस ये चीज बताने है कि ये इंपॉर्टेंट और ये इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। कितना कुछ तो बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला देखो HAuCl4, जब आपको ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मिल जाए जिसमें H नजर आए,
H, तो फिर उसके नाम में पीछे सफिक्स के तौर पे एसिड और लगा दिया करो, याद रखोगे। अब देखो मैं इसका नाम लिख रहा हूं, देखो टेट्राक्लोरोओरिक 3 एसिड, लगा दिया ना पीछे एसिड। नाम तो वैसे ही लिखा है जैसे लिखना था, जैसे रूल था, अब बस एसिड और लिख देना पीछे, बस ये करना। H की जगह क्या लिखोगे? एसिड, हाइड्रोजन मत लिख हाइड्रोजन लिख के आ जाओ, एसिड लिखना है उसकी जगह, ठीक है ना। अब इसका नाम देखो, इसमें देखो ब्रिज लिगेंड दे रखे हैं मैंने। ब्रिज मतलब एक लिगेंड दो तरफ से जुड़ा हुआ है, ब्रिज बना रखा है। ये हो गया NH3 वोल्टेज PT NH2 PT NH3 वोल्टेज, और ये OH, देखो ये ब्रिज फॉर्म में लगा रखे हैं दोनों के साथ। अब इसका नाम लिखने का तरीका देखो, सही तरीका भी बताऊंगा फिर आपको मैं। पहले तो मैंने ऐसे लिखा, जैसे यहां से चालू करते जाओ और बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ और यहां तक आ जाओ। एक तरीका तो ये है, जैसे ये लिख रखा डाई अमाइन लिख दिया, प्लेटिनम लिख दिया, थर्ड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो थर्ड आएगा, टोटल 6 आएगा, 3 इसकी हो जाएगी, 3 इसकी हो जाएगी। SO4-2 है ना, अरे SO4-2 तो 2 और 2 4, तो ये हो गए 2 SO4 है, और एक माइनस इस पे आता है, एक माइनस इस पे आता है, टोटल -6। इक्वल साइन के राइट साइड में जाएगा तो +6, +6 का मतलब 2 PT पे +6, तो 1 PT पे +3, ऐसे बढ़ जाता है ना। तो प्लेटिनम 3, फिर मैं इसको लिखूंगा म्यू अमीडो, जो ब्रिज लिगेंड होते हैं उनके साथ म्यू लगा दिया कर, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो, फिर डाई अमाइन प्लेटिनम थर्ड सल्फेट। वापस देखो, यहां से चालू करो, डाई अमाइन प्लेटिनम थर्ड, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सी, डाई अमाइन प्लेटिनम थर्ड सल्फेट। 2 सल्फेट है तो भी सल्फेट ही लिखना है। मैंने कहा ना आयनिक स्फीयर में जितने भी आयन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरल प्रीफिक्स नहीं लगाते, बस नाम लिखते हैं उसका। अब बात ये आ रही कि एक जैसी चीज डाई अमाइन प्लेटिनम यहां भी है, डाई अमाइन प्लेटिनम यहां भी है, इसको 2 बार लिखने का क्या मतलब है यार, ये कोई अच्छी बात है क्या? इसलिए इसका एक तरीका और है नाम बनाने का, दोनों सही है, बस नीचे वाले को ज्यादा अहमियत देना, ऑप्शन में आ जाए तो। म्यू अमीडो, पहले इनका नाम लिखो, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सी बिस। अब ये 2 सेम है ना, जब 2 कॉम्प्लेक्सिव नेम सेम आए तो बिस ट्रिस टेट्रा किस ऐसे प्रीफिक्स लगा देते हैं, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। तो मैं लिखूंगा बिस डाई अमाइन प्लेटिनम 3 सल्फेट, बस इतना सा चेंज करना है। बिस लगा के 2 अलग अलग जगह लिखने की बजाय यहां भी लिख रहे हो और यहां भी डाई अमाइन लिख रहे हो, तो इसकी जगह एक साथ लिख दो डाई अमाइन प्लेटिनम, भाई बिस है ये, 2 है ये, समझे। अब ये कह रहा है कि बताओ इसका IUPAC नाम क्या है, FeCO5। तो अभी बताया मैंने FeCO5 का नाम पेंटा कार्बोनाइल आयरन, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसी के साथ ये सब समाप्त होती है, अगली सब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो बेटा इसको 6 तो अपने अंदर ही चाहिए, ब्रैकेट के अंदर ही। तो 3 तो NH3 ले लिए इसने, 3 तो NH3 ब्रैकेट में डाल लिए, उसको चाहिए 6 तो लेने ही पड़ेंगे उसको, और 3 Cl ले लिए बेटा। अब क्या बाहर क्या लगाएगा, कुछ नहीं, बाहर तो कोई Cl आई नहीं, तो बाहर वाली Cl आती, अंदर बाहर, अंदर वाली Cl काम नहीं आएगी, ये तो कॉम्प्लेक्सिव Cl है, ये तो टूट ही नहीं सकती, ये तो बाहर नहीं, ये तो डिसोसिएट ही नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स है ये। बाहर Cl है क्या, बाहर तो नहीं बची, तो फिर काहे का PPT बेटा, कैसा PPT? PPT चाहिए इनको। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे से पढ़ रहे हो? बढ़िया तरीके से पढ़ना है, कोई लापरवाही नहीं, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं, कोई बोधरेशन नहीं, दिमाग में कोई शक नहीं। सिंपल सी चीज दिमाग में रखनी है कि मुझे मेहनत करनी है हर हाल में, और इसी सेशन में इसी बार नीट का एग्जाम फाइट करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें से मैं एक और पॉइंट लेके आया हूं, और आज की क्लास से फिर से कम एक सवाल बनने का पूरा चांस। कौन सा बनेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक सवाल कम से कम आज की क्लास से हाईली इंपॉर्टेंट जो आ रहा है आपके सामने। अब देखो, ऐसा तो है नहीं, अब देखो आप खुद ईमानदारी से सोचो, खुद सोचो आप दिमाग से। अगर मान लो किसी चैप्टर से 4 सवाल नीट में आने वाले हैं,
तो ये तो है नहीं कि मैं 4 के 4 आपको बता दूं, वो तो हो नहीं सकता। आप खुद बताओ ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर है कि 4 सवाल जो नीट में आने वाले हैं, मैं आपको 8 सवाल बताऊंगा या 9 सवाल बताऊंगा या 10 सवाल बताऊंगा, उन 10 में से 4 मिल जाएंगे आपको। इतना मैं कर सकता हूं। ये तो आप भी जानते हो ना बेटा, भगवान थोड़ी हूं मैं। बस पूरी एनालिसिस के साथ जब मैं बहुत मेहनत करके कुछ चीजें निकाल के लाया हूं, मैं ये बता दूं आपको कि आज की क्लास से वैसे तो मुझे पूरा डाउट है कि 2 सवाल आएंगे, कंप्लीटली डाउट, मतलब मुझे पूरा मतलब ऐसा लगता है कि 2 सवाल इसमें से आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ही बोल रहा हूं कि भाई एक आएगा, कि कम से कम एक तो आएगा। लेकिन आप तो बहुत अच्छे से इसको देखना, बहुत ही शानदार सवाल आ रहा है। अब सवाल को पहले नंबर पे देखो। क्वेश्चन है कि HX CR CO होल 5 व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ X। अब देखो, आधे से बच्चों के तो सवाल पढ़ते ही जागा जाते हैं, आखिर इसको करना कैसे है उनको यही पता नहीं लगता कि यार ये होगा कैसे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपको पता है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? सोच लो, चलो आपको मैं पूरे 10 सेकंड देता हूं, आप सोचो, 10 सेकंड 15 सेकंड में आप सोचो, देखिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। अरे भैया, इतना इजी नहीं है, यही मैं समझा रहा हूं। मैं आपको केवल आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन को करेंगे कैसे। मैं आपको कॉन्सेप्ट तक पहुंचने का तरीका बता रहा हूं, आप पहुंचेंगे कैसे उस कॉन्सेप्ट तक, आपको पता कैसे लगेगा कि ये लगाना है। आप ही बताइए। अब मान लो मैं आपसे तुरंत कह दूं भैया इसमें इफेक्टिव एटॉमिक मास वाला, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लगेगा, तब तो आप फिर भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले डायरेक्ट सवाल को देख के हम कैसे उसके कॉन्सेप्ट पे या उसके फॉर्मूला पे पहुंचे, ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो देखो, जब भी इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स आए और आपको ऐसे वैल्यूज पूछी जाए, आपसे जब भी इस तरह से पूछा जाए, समझ जाना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला सवाल है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है पहले मैं वो समझाऊंगा, फिर आपको इधर लेके आऊंगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो रूल है वो बाय सिज्विक दिया गया, सिज्विक ने दिया था, आदमी का नाम है भाई साहब, आदमी का नाम है सिज्विक। नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन सीएमए और सीएमआई, यानी सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, वो बताने हैं आपको, वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब इसमें भी एक लोचा है, सुनना आप ढंग से, इसको निकाले कैसे, इसका सीधा सा तरीका है, इसका सीधा सा तरीका है। आप एक काम करना, आप एक काम करना कि सेंट्रल मेटल एटम में टोटल कितने नंबर बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो कैसे चेक करोगे? उसके लिए काम करना, आप टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल पर जितने हैं उनको लिखना पहले, और उस पे कितने एरो के साइन बने हुए हैं, मतलब कितने लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो काउंट करना और दोनों को सम कर देना। आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल एटम पर या सेंट्रल मेटल आयन पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही EN कहलाता है। वापस सुनो, तुम्हारी समझ नहीं है, मैं वापस बता दूं। मैं कह रहा हूं EN का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल आयन या एटम, जो भी है, उस पे कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वो गिनो। उसके खुद के नहीं, उसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, उसके खुद के भी ऐड होंगे और लिगेंड ने जो दिए हैं वो भी ऐड होंगे। समझ में आ रहा है? तो कैसे निकालूं? उसका तरीका है कि उसके खुद के इलेक्ट्रॉन लाओ पहले तो, और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स ने कितने दिए हैं वो लिख दो, वो जोड़ दो। वो जोड़ दोगे तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा, EN मिल जाएगा उसका, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है उसके सेंट्रल मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, या फिर ये कहूं उस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। अब जैसे NiCN4-2 ये कॉम्प्लेक्स आ गया मान लो। अब NiCN4-2 में Ni पर इलेक्ट्रॉन गिनो पहले, तो लिगेंड के बाद में देखेंगे, ठीक है। Ni के ऊपर चार्ज कितना है भैया, -4 तो Cn का हो गया, -2 ये रहा, +2 आएगा, Ni पे +2 आएगा, ऐसे Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अब Ni का ऑक्सीडेशन नंबर जब +2 है, Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई साहब, नहीं बोलना, SCTI VCR MN FeCO Ni 28,
अब 28 में से 2 तो ये कम हो गए, क्यों? क्योंकि 2 तो इसने दे दिए, Na+2 है, ये Na थोड़ी है। अरे इस कॉम्प्लेक्स में निकिल Na की फॉर्म में थोड़ी है, न्यूट्रल थोड़ी है, Na+2 कैटायनिक फॉर्म में है। तो Na+2 पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? खुद के कितने हुए? 26 तो खुद के हो गए। और लिगेंड कितने जुड़े हुए? कि भाई 4 लिगेंड जुड़े हुए, मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे Na के ऊपर। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए टोटल 2 से मल्टीप्लाई करके 8 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दो। भाई एक लिगेंड आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, एक लिगेंड Na को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 लिगेंड मिलके कितने देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन देंगे कि नहीं देंगे? तो 8 ये जोड़ दो। अब इनको सम करने पर जो नंबर आएगा, ये नंबर ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कह दीजिए, चाहे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन कह दीजिए। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से होता क्या है? इससे स्टेबिलिटी का पता लग जाता है कि बना हुआ कॉम्प्लेक्स सही है या गलत है, सही है या स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसका पता लग जाता है। कैसे? एक बात बताइए, कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है ना? जी सर। इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहता है ना? यस सर। तो आपको यह देखना है कि जो सेंट्रल मेटल है, उस मेटल के पीरियड में जो इनर्ट गैस है, क्या उस इनर्ट गैस के इक्वल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या? ये EAN उस गैस के, उस इनर्ट गैस के इक्वल इलेक्ट्रॉन हैं क्या? दिखा रहे हैं क्या? जितना उस पीरियड में आने वाली इनर्ट गैस में होते हैं। अब निकिल के पीरियड में कौन आता है? SCTI VCr MnFe CO Ni Cu Zn Ga G। अरे यार ये तो वो है Kr वाली, HeNeAr Kr, ये आएगा Kr आएगा भैया। निकिल के पीरियड में तो Kr आता है, क्रिप्टन। और क्रिप्टन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इसमें, 2 इसमें, 10 इसमें, 18 इसमें, और इसमें होते हैं कितने? 36। बाय गॉड, इसका मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिला ही नहीं इसको, ये तो 34 ही रह गए, ये लेस स्टेबल है। अब भी नहीं आ रहा समझ में? अगला एग्जाम्पल देखो, वापस देखो, वापस देखो, इसको देखना आप। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको? ये तो आ रहा है, अरे ये तो आ रहा होगा भाई। 2 तो He में होते हैं, है ना? अब उसके बाद नीचे आओ, H, HeLi, Be, B, C, N, O, F, Ne में 10 हो गए। Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar में 18 हो गए। ऐसे गिनते जाओगे तो 36 आएंगे। अब इतना सा तो आना चाहिए भाई, तुम नीट की तैयारी करने आ गए तो ये तो आता होगा 36। अब निकिल, एक और एग्जांपल देखो, इसमें निकिल को चेक किया मैंने। अरे भैया निकिल, अबे तेरे पर चार्ज कितना है बे? मैं तो 0 हूं, न्यूट्रल है। तो देख लो, CO तो न्यूट्रल लिगेंड होता है ना, तो निकिल पे चार्ज 0। इसका मतलब निकिल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 28 यूं की यूं लिखेंगे अपन यहां। कोई ऑक्सीडेशन नंबर तो आया ही नहीं, इसका 0 है तो 28। अब कितने लिगेंड है? 4 लिगेंड, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो 4 से 8 इलेक्ट्रॉन ये गए। कितने हो गए? 36। दिस इज द मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये फायदा है EAN से। अब समझ में आ गई EAN का क्या रोल है। अब एक और चीज होती है, सिज्विक रूल ने जो बताई, वो सुनो, काम की चीज। अगर किसी लिगेंड कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस से ज्यादा है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि सेंट्रल मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से ज्यादा, 36 पे तो इनर्ट गैस है ना, उससे ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। यानी कि ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को इस तरह का बनाने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि खुद रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अब आपसे कोई पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वर्क एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या देखोगे? फिर से EAN देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि 4 कॉम्प्लेक्स जो मुझे दिए ऑप्शन में, उनमें से किसका EAN इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा है।
वो ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और आपसे पूछ ले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 4 लिख दिया, बताओ इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, ऐसे पूछ ले। मान लो कोई भी 4 कॉम्प्लेक्स दे दे और उनमें से एक को पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सेलेक्ट करके बताओ, तो क्या देखोगे, फिर वो EN देखना। EN कोई मजाक नहीं है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, शानदार, सिज्विक रूल, सिज्विक रूल है, समझ में आ रही। और आप एक काम करना, वो मैंने जो शुरू में वीडियोस भेजे थे ना, उनमें छोटे छोटे वीडियो भेजे थे, उनमें टॉपिक के नाम लिखे हुए थे, उनको नोट कर लेना एक कॉपी में, एक पेज पर, कि किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक मैंने सेलेक्ट करके भेजे थे। कोईयों को तो मजाक लगा था शुरू में, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है सारे, वो यूं ही थोड़ी लिखे गए थे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनने के चांस बन रहे हैं इस बार। उनको नोट करना, सारी वीडियो चेक करना, एक एक वीडियो में कौन कौन से टॉपिक लिखे गए हैं वो चेक करना, उनके हिसाब से काम करना, उनको अच्छे से पढ़ना। ये अगला सवाल देखो, VCO होल 6, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, 35। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात है ना। इसका मतलब ये अब इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। कर लोगे सवाल। अब इस सवाल में आ जाओ, हमने बोला ना कॉम्प्लेक्स अपना कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की तरह करना चाहता है, जी सर, तो वैल्यू आ जाएगी H, आराम से H की वैल्यू आ जाएगी, कितने H हैं यहां, मतलब X पता लग जाएगा आपको। आप एक बात बताओ, X तो लिख दिया मैंने ये वाला जो मुझे निकालना है, Cr के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 24 लिख दिया भाई। CO के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 10, क्योंकि 5 CO हैं, 1 CO 2 देगा, 10 ही हो गए। टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 36, तो X की वैल्यू कितनी आएगी, 2, यानी कि ये H2 होना चाहिए, तभी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस तरह से आप X निकाल सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया, इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल आए आपको इसी पैटर्न का इस्तेमाल करना है, मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल दिया है। अरे कुछ आ रहा है कि नहीं, अब या तो इनको मजाक समझ लो या इनको अच्छे से पढ़ लो, वो तो तुम्हारे हाथ में भाई, तुम क्या करना चाहते हो, पढ़ना इनको। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव व्हाइट पीपीटी विद AgNO3, ओ माय गॉड, AgNO3 सॉल्यूशन विद एक्स व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl, नहीं सही लिखा होता है, सही था भैया, सही था, सही लिखा था मैंने। Which of the following does not give white PPT of AgCl with excess of AgNO3 solution, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि बताओ बेटा इनमें से कौन है जो AgCl का सॉल्यूशन, AgCl का PPT दे देगा AgNO3 के साथ। अब भैया AgNO3 के साथ AgCl तो वो देगा जिसके पास Cl होंगी, साफ बात है, जिसके पास Cl ही नहीं होगी वो कहां से देगा। और Cl भी बंधी हुई नीचे, बॉन्डेड नीचे, खुली चाहिए, खुला Cl चाहिए, फ्री Cl चाहिए, आयोनाइज Cl चाहिए। अब मैंने देखा यार, मुझे कैसे पता लगेगा कि आयोनाइज है कि नहीं है, तुम्हें ये पता है कि इसमें एटम कौन सा है, कौन सा मेटल लगा है, CO लगा है, CO का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो बेटा इसको 6 तो अपने अंदर ही चाहिए, ब्रैकेट के अंदर ही, तो 3 तो NH3 ले लिए इसने, 3 तो NH3 ब्रैकेट में डाल लिए, उसको चाहिए 6 तो लेने ही पड़ेंगे उसको, और 3 Cl ले लिए बेटा। अब क्या बाहर क्या लगाएगा, कुछ नहीं, बाहर तो कोई Cl आई नहीं, तो बाहर वाली Cl आती अंदर, बाहर अंदर वाली Cl काम नहीं आएगी, ये तो कॉम्प्लेक्सिव Cl है, ये तो टूट ही नहीं सकती, ये तो बाहर नहीं, ये तो डिसोसिएट ही नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स है ये। बाहर Cl है क्या, बाहर तो नहीं बची, तो फिर काय का पीपीटी बेटा, कैसा पीपीटी, पीपीटी चाहिए इनको। और गुरुजी अगला देखना, अगला देख ले, COCl3 6NH3, तो देख CO 6NH3 ले लेगा वो आराम से, 6NH3, तब भी आपको 3 Cl खुला मिलेगी, आयोनाइजेशन स्फीयर में मिलेगी, मस्त AgCl के, यानी कि 100% प्रेसिपिटेट कर देगा ये Cl को, पूरी की पूरी Cl ले जाओ आप प्रेसिपिटेशन के लिए। इधर आइए, इसमें 5 NH3 है, 5 NH3 को अंदर डाल दो, तो भी अभी भी 1 Cl की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टोटल 6 लिगेंड लगाने, तो भी 2 Cl बचेंगे बेटा, 2 Cl बचेंगे, गौर से देख ले, 3 Cl थी, 3 में से 2 Cl तो AgCl के पीपीटी में निकल जाएगी, यानी कि 66.66% Cl जो है प्रेसिपिटेशन में काम में आ रही है। इसका मतलब यही है जिसके अंदर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा।
ऐसा ही सवाल मैंने वापस दिया, आप समझ लो अगला सवाल। व्हाट वुड बी द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी का मतलब समझते हो आप? जो आयोनाइजेशन स्फीयर से शो होती है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब समझते हैं आप? जो नंबर ऑफ लिगेंड से शो होती है। ले, वो 3 और ये 6, कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। अगला सवाल, व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन फॉलोइंग कंपाउंड्स? ये सारे कंपाउंड है। कंडक्टिविटी का मतलब, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस। जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। गौर से देखिए कितने आयन बनेंगे। एक तो ये पूरा का पूरा बनेगा कॉम्प्लेक्स आयन और 3 Cl बनेंगे, तो 4 तो ये हो गए। यहाँ एक तो ये बनेगा पूरा कॉम्प्लेक्स और 2 ये, 3 आयन यहां बन रहे हैं बस। और यहाँ केवल 2 ही आयन बन रहे हैं, CONH3 होल 4 Cl2 और 1 Cl बाहर। तो अंदर आ गई सारा का सारा, ये तो एक आयन बनाएगा और बाहर Cl एक ही है, इसलिए एक आयन वो बनेगा, तो 2 ही आयन रह गए। यहाँ 4 आयन, यहाँ 3 आयन, वहां 2 आयन, तो आ गया ना आंसर। कंडक्टिविटी उसी की ज्यादा होगी जिसमें आयन ज्यादा है। Which of the following statement is correct for NiCN whole 4 minus 2? ये कॉम्प्लेक्स दे दिया। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें, DsP2। अब ये तो चेक करना पड़ेगा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बेटा, ये तो हटाओ मेरा बेटा। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो ऊपर लिखी हुई चीजें हैं ना, ये और बता देता हूं। ये वाली स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड सबको पता है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, फिर भी आप देख लेना इनको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखी गई है, बस ये ध्यान रखना। मैं कुछ समझाने के लिए नहीं लिखा है इसको, आप समझदार हैं, आपको सब पता है इसके। सल्फर और हाइड्रोजन वाले जो डोनर होते हैं वो WFL माने जाते हैं वीक फील्ड। ऑक्सीजन वालों को भी वीक फील्ड मानते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन वालों को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानते हैं। कुछ चीजें और स्पेशल याद रखना, कभी करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ ले आपसे। विद 4D एंड 5D सीरीज मेंबर्स ऑल द लिगेंड्स एक्ट एज SFL। इनके साथ सारे लिगेंड SFL का काम करेंगे, चाहे कोई भी हो। विद Cu+2 एंड Cu+3 आयन, ऑक्सीजन जितने ऑक्सीजन वाले जो लिगेंड है, ऑक्सीजन डोनर जो है, वो SFL का काम करेंगे। दूसरी लाइन। तीसरी, अमोनिया एक्ट एज WFL विद Fe+2 एंड Mn+2। अब ये याद रखने वाली बात है आपको, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप रटनी पड़ेगी ये चीज, याद रखो आप किसके साथ कब कौन वीक फील्ड लिगेंड का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। और जनरल ऑर्डर पूछे तो जनरल ऑर्डर तो ये है, सल्फर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले वीक माने जाते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन वाले स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ये रेगुलर ट्रेंड है, मतलब जनरल ऑर्डर है, सब जगह ऐसा नहीं चलेगा। अब आ जाइए VBT। VBT के लिए बहुत सारी बातें हैं। VBT आपने वहां आगे भी पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग में, और बहुत ज्यादा यहाँ VBT FBT तो नहीं बताऊंगा। देखो मैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालना सब मैंने सिखा रखा है, उसमें अब बार बार उनको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, वो पहले बता दिया मैंने केमिकल बॉन्डिंग। आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या? जैसे निकिल साइनाइड पे मुझे NiCN होल 4 माइनस 2 पर मुझे मान लो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले तो चेक करोगे कि इसमें निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो पता लगा निकिल तो इसमें +2 है, क्योंकि -4 ये हो रहा है, -2 ये हो रहा है, -4 और -2 का डिफरेंस आएगा +2, जब जाके Ni पे +2। तो Ni पे जब +2 आएगा तो ये 3D8 4s0 हो जाएगा। तो देखो 3D8 मैंने अरेंज कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, और Cn इज एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने, कार्बन वाले जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो पेयरिंग करवा सकते हैं, एक से उठा के इलेक्ट्रॉन को दूसरे में भेज सकते हैं। चल निकल यहां से, खाली कर कमरा, मैं रहूंगा यहां, ऐसे करा दिया खाली कमरा, उससे दादागिरी से खाली करा दिया। अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड होता ना या Cl होता ना, तो उसकी औकात नहीं थी जो इसकी पेयरिंग करवा देता। Cn था इसलिए करवा दी। अब जैसे पेयरिंग कराई, अंदर का एक कमरा खाली, ये कमरा खाली हो गया, तो एक कमरा तो हम डिलक्स वाला लेंगे भाई साहब, D वाला। ये तो D वाला ले लिया। अब मुझे भैया 4 कमरे चाहिए। अरे 4 का क्या करेगा? अरे भैया 4 लोग आ रहे हैं, 4 मेहमान, 4 Cn आ रहे हैं, 4 कमरे खाली चाहिए। तो एक तो ले लिया हमने डिलक्स, एक ले लिया हमने सिंपल, और 2 प्राइवेट रूम ले लिए हमने भैया। तो एक D, एक S और 2 P, एक D एक S 2 P, हो गया चारों का काम। अब एक समस्या आती, चारों कमरे अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग एनर्जी के हैं भैया, और रिश्तेदार और चिल्लाएंगे कि भाई ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है, इसको तो डिलक्स रूम दे दिए, हमको बावला बना दिया, हमको पागलों के इस तरह सिंपल रूम में भेज दिया है। इसके में तो अटैच लेट बाथ किचन सब है, हमारे तो यहाँ देखो लेटरिन का सब कुछ नल ही टूटा पड़ा है।
हम नहीं लेंगे भैया ऐसे कमरा। तो भैया इन चारों कमरों को एक साथ रिनोवेट कराया गया कि चारों कमरों को मिक्स करो भाई, चारों कमरों को मिक्स करो, मिक्स करके नए कमरे, बिल्कुल चारों कमरे एक जैसे बना दो। चारों कमरों को एक जैसे बनाने की इस प्रोसेस को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी और शेप वाले ऑर्बिटल्स की रिमिक्सिंग करके, रिफॉर्मेशन करके, नई डिजाइन के सेम एनर्जी वाले और स्टेबल रूम यानी कि स्टेबल ऑर्बिटल्स बनाने की इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इस हाइब्रिडाइजेशन में जो जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं के नाम पे हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ जाता है। अब भाई अंदर वाले का डी लिया था ना आपने, तीसरे का डी और चौथे का एस और पी लिए, इसलिए डी को आगे लिखा जाता है। ये बता रखा है मैंने केमिकल बॉन्डिंग। डिफरेंट क्वांटम नंबर होती है तो डी आगे लिखा जाएगा। तो देखो इसका तो डी ले रहे हो आप, तीसरे का, चौथे का एस और पी ले रहे हो, तो DsP2 लिखना है, sp2d मत लिख देना। कुछ भी चल रहा है। DsP2 लिखते ही आपको एक तो क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया कि भाई इस पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, तक पहली लाइन तो सही हो गई आपकी। हाइब्रिडाइजेशन का टाइप DsP2। देन अब छोटी छोटी चीजें जैसे ज्योमेट्री पूछ लेगा तो DsP2 में स्क्वायर प्लेनर होती है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि अंदर वाला ऑर्बिटल लिया है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही माना जाएगा इनको। डायामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं है ही नहीं, सब पेयरिंग कर चुके हैं। फिर कलरलेस है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कलर कहां से आएगा? म्यू जीरो आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारा गेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ना कलर होगा, ना मैग्नेटिक नेचर होगी, ना म्यू होगा। ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने यहां लिखी ना, 1 2 3 4 5 6 और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी 7 प्रॉपर्टी, आप इन सभी एग्जांपल्स के साथ एक एक बार करके देखेंगे। गारंटी से घर पे सुन लेना पहली बात मेरी। ये सारे एग्जांपल सुंदर है, शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। अब इनमें से कोई भी आ सकता है। मैं चाहूं तो इनको और भी कम कर सकता हूं, लेकिन क्या जरूरत है, कर लो ना प्रैक्टिस। कौन सी आप बता रही, थोड़ा सा तो कर लो, इतना सा तो करना पड़ेगा। मैं चाहूं तो इनको भी काट पीट के 2-3 के निशान लगा सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा मैं ऐसा। थोड़ा बहुत तो करो, सारा ही बिल्कुल ही ये थोड़ी है कि साहब अब तो मुझे पेपर ही दे दो नीट का, और नीट का पेपर भी क्यों दे रहे हो गुरुजी, मुझे तो OMR शीट दे दो, मैं तो यूं क्यों चिपकाऊंगा। ऐसे थोड़ी होता है बेटा। चलो आगे बढ़ो, इधर आओ। क्वेश्चन हो गया आपका। डायामैग्नेटिक बिल्कुल सही है, अभी अभी देखा मैंने। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही है, यानी सारी बातें सही। ठीक है, कर लोगे? ओके।